नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम नाटक लिखने का व्याकरण पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही पाठ 8 कैसे लिखें कहानी, ये भी इसी में हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है नाटक लेखन के तत्व पर प्रकाश डालिए। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है। तो देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। नाटक चाहे प्राचीन ऐतिहासिक कथानक पर लिखा जाए तब भी वह वर्तमान काल में ही लिखा जाता है। मतलब मिर्ज़ा गालिब के ज़माने का नाटक है, मिर्ज़ा गालिब को वहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब आए थे नहीं कहेंगे, वे आए हैं, मिर्ज़ा गालिब का स्वागत है, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान काल में ही लिखा जाता है और ये देखा जाता है कि यह नाटक किस देश किस काल के लिए लिखा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है जानकारी जिसके आधार पर नाटक लिखा जाता है। कथानक, नाटक का कथ्य अथवा कथानक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात कि नाटक किस कथानक किस कथा वस्तु पर लिखा जाएगा यह लेखक को पहले सोचना होता है। फिर पात्र सोचने होते हैं कि नाटक में कौन से पात्र डाले जाएंगे। अगर ऐतिहासिक कोई नाटक है किसी राजा महाराजा के ज़माने का, तो वहाँ पर राजा होगा, रानी होंगी, दासियाँ होंगे, तो कौन से पात्र उन्हें उसमें डालने हैं, मंत्री डालने हैं और प्रजा डालनी है, कौन से पात्र की योजना उसमें करनी होगी, ये उन्हें लेखक को देखना होगा। फिर संवाद की बात हम करते हैं। संवाद जो है वो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए और साथ में क्रियात्मक भी होने चाहिए, दृश्यात्मक भी होने चाहिए। अर्थात जो डायलॉग्स या संवाद लिखे जाएंगे वो ऐसे होने चाहिए कि ऐसे लगे कि हाँ, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है तो वो कैसे इंग्लिश बोलेगा, और अगर अधिक पढ़ा लिखा या डॉक्टर इंग्लिश बोल रहा है तो कैसी बोलेगा, बीच में इंग्लिश के या अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग भी वो करेगा। तो यहाँ पर संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। पढ़ा लिखा पात्र अलग तरीके से बोलेगा और एक डॉक्टर होगा वो अलग तरीके से बोलेगा। क्रियात्मक और दृश्यात्मक भी होना चाहिए संवाद, अर्थात कई बार ऐसे अगर बोला जा रहा है तो कई चीज़ें लेखक वहाँ पर दिखा देता है कि आसपास के किन वस्तुओं को देखकर ऐसे कर रहा है पात्र। तो ये जो क्रियात्मक और दृश्यात्मकता है वो संवाद के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है, उसे स्टेज पर दिखाया जाता है। ध्वनि योजना तथा प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। अर्थात अगर सैड म्यूजिक डालना है बैकग्राउंड में नाटक में या खुशी का म्यूजिक डालना है, आपने फिल्मों में देखा होगा दोनों अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती है। और प्रकाश मतलब अगर कोई पात्र दुखी है, उदास है, तो उसे अंधेरे में दिखाया जाएगा स्टेज पर, और जब वह खुश है, प्रसन्नचित्त है, तो ऊपर से लाइट्स ऐसी डाली जाएगी। आजकल तो मंचन के वक्त आप देखते हो नीली लाइट, पीली लाइट, अलग अलग लाइट्स डाली जाती है। प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाटक में। तो ये था नाटक के तत्व। अब तत्व शब्द से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तत्व का मतलब होता है कि उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं। प्रश्न 2, नाटक में समय के बंधन पर प्रकाश डालिए। अब जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि नाटक का दर्शक होता है, वो स्टेज पर नाटक देखता है। अब घर से आया थिएटर में नाटक देखने, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में नाटक पूरा होना चाहिए। वो समय सीमा के भीतर ही नाटक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 घंटे का समय निकालकर नाटक देखने आया है। जबकि कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी हमने आज आधी पढ़ी, अपनी सुविधा अनुसार आधी कहानी हम अगले दिन भी पढ़ सकते हैं। इसलिए कहानी 2-4 पंक्तियों से लेकर तो 2-2.5 हज़ार शब्दों तक लंबी भी हो सकती है, लेकिन नाटक निश्चित समय सीमा में ही पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए समय का बंधन नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 3, नाटक हमेशा वर्तमान काल में ही क्यों लिखा जाता है। नाटक चाहे किसी ऐतिहासिक विषय पर लिखा जाए या समकालीन घटना पर, उसे हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाता है,
क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि मिर्ज़ा गालिब आ रहे थे, आप दिखाओगे मिर्ज़ा गालिब आ रहे हैं और दरबार में वे प्रवेश करते हैं। अकबर बिरबल का नाटक है तो अकबर ऐसे थे नहीं कहेंगे, अकबर एक बहुत लोकप्रिय राजा हैं कहेंगे। ठीक है, तो वर्तमान काल में ही चलेगा नाटक। प्रश्न क्रमांक 5, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है? नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग इसलिए है क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है, इसका दर्शक होता है, जबकि कहानी कविता इसे पाठक पढ़ता है और नाटक वो देखने जाता है। इसलिए नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग होता है। प्रश्न क्रमांक 6, नाटक को दृश्य काव्य क्यों कहा जाता है? नाटक कविता की तरह कम शब्दों में गहरा अर्थ देता है तथा इसका एक दर्शक होता है, इसलिए इसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। पाठ 8, कैसे लिखें कहानी? अब इसके प्रश्न भी देख लीजिए। 2 और 3 अंक के लिए किस प्रकार इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 है, कहानी लेखन के तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब तत्व शब्द बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, तो एक बात याद रखनी है कि जैसे चाय बनाने के लिए हम उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, चीनी, पत्ती, दूध, पानी, उसी तरह एक कहानी लिखने के लिए कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट्स हमें चाहिए, उसी का जिक्र इसमें हमें करना है। तो पहला होगा कथानक, कहानी की विषय वस्तु अथवा कथानक का विषय, कथा का विषय क्या होगा, यही होता है कथानक में डिसाइड। कहानी किस देश की घटना पर आधारित है, उसका स्थान क्या है, उसका काल क्या है, मतलब किस जगह, किस देश और किस स्थान की कहानी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पात्र, कहानी में कौन कौन से पात्र रखे जाएं, इसकी योजना लेखक को पहले ही बनानी होगी। संवाद, संवाद कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। संवाद दिल को छू जाने वाले और पात्रों के अनुरूप होने चाहिए। जैसे हमने नाटक में बात की थी कि अगर पढ़ा लिखा पात्र है तो वो जो है अच्छी अंग्रेजी शब्दों का भी बीच बीच में प्रयोग करेगा, और अगर अनपढ़ है तो वह टूटी फूटी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह जो पात्र अगर हरियाणवी है तो उसकी हरियाणवी भाषा के भी शब्द उसके संवाद में आएंगे। तो संवाद पात्रों के अनुरूप होने चाहिए और दिल को छू जाने वाले होने चाहिए। इसका अंतिम बिंदु है क्लाइमैक्स, अर्थात चरम उत्कर्ष। कहानी में आगे क्या होगा, इसका अंत कैसा होगा, इसके प्रति पाठक के मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, तभी वो आपकी कहानी पूरी पढ़ेगा, नहीं तो बीच में ही छोड़ देगा। इसलिए कहानी में जिज्ञासा बनाए रखना एक लेखक का फर्ज है। प्रश्न 2, कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कहानी में कथानक एक मुख्य बिंदु है। कथ्य अथवा कथानक दमदार हो तो पाठक के मन पर प्रभाव डालती है ऐसी कहानी। कुछ कहानियां पढ़कर लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, उनका मन बदल जाता है, वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। कथानक में लेखक को घटनाओं से, परिस्थितियों और दृश्यों का चुनाव करना पड़ता है कि उन्हें किस क्रम में घटनाओं को रखना है। ये कथानक के दौरान लेखक निश्चित करता है। कहानी में संवाद लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। संवाद कैसे होने चाहिए? सरल, सहज, पात्रों के अनुरूप। सरल अर्थात आम बोलचाल की भाषा वाले, और ऐसे नहीं लगने चाहिए कि बीच में टूटे फूटे हैं या आधी अधूरी बात की गई है, और पात्रों के अनुरूप होने चाहिए। हरियाणवी पात्र है, मराठी पात्र है, तो उसके मराठी प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी में उसके प्रयोग आपको दिखाई देगा। तो पात्रों के अनुरूप ही भाषा शैली होनी चाहिए। संवाद ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक होते हैं। संवाद, एक संवाद से ही, आपसी उनकी बातचीत से ही हमें पता चलता है कि ये एक हीरो है कहानी का या ये विलन है, ये नायक है
और ये खलनायक है। ये हमें उनकी आपसी बातचीत, उनके क्रियाकलाप इत्यादि से पता चलता है। इसलिए संवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रश्न 3, कहानी किस काल में लिखी जाती है? कहानी भूतकाल में अथवा पूर्ण वर्तमान काल में लिखी जाती है। एक था राजा, एक थी रानी, इस तरह से कहानी शुरू होती है। तो ज़्यादातर भूतकाल में और पूर्ण वर्तमान काल में भी कहानी लिखी जाती है। कहानी लेखन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। जब से भाषा अस्तित्व में आई तभी से कहानी का प्रारंभ माना जा सकता है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां ही जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करती थी। कि मौखिक कहानियां बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। तो कहानियों के थ्रू या कहानियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर किसी राजा की कहानी, किसी राजा के शौर्य वीरता की कहानी, हम तक उन कहानियों के जरिए ही वो सब हमें जानकारी प्राप्त हुई है। प्रश्न 5, नाटक और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको इस प्रश्न को बड़े ध्यान से करना है। नाटक और कहानी लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाटक का मंचन किया जाता है, मतलब नाटक को स्टेज पर दर्शकों के आगे दिखाया जाता है, जबकि कहानी का पाठक होता है। कहानी जो है पाठक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकता है। दोपहर को, रात को, बीच में काम कर लिया उठ के, फिर उठ के कहानी पढ़ ली, तो पाठक होता है। यहाँ मंचन किया जाता है, नाटक रंगमंच पर फिल्माया जाता है, वहाँ जाकर दर्शक उस नाटक को देखता है। नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है, जबकि कहानी भूतकाल अथवा पूर्ण वर्तमान काल में लिखी जाती है। नाटक में समय का बंधन होता है, कहानी में समय का बंधन नहीं होता, क्योंकि कहानी अपनी फुर्सत से पढ़ी जा सकती है। कहानी 2-3 लाइनों में भी होती है और 2,500-3 हजार शब्दों में भी होती है। काफ़ी लंबी कहानियाँ भी होती है, काफ़ी छोटी कहानियाँ भी होती है। आजकल छोटी कहानियों का प्रचलन बढ़ चुका है। जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, लपरेक, लघु प्रेम कथा, रवीश कुमार की कहानियाँ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वे काफ़ी छोटी कहानियाँ हैं। तो कहानी का कोई निश्चित शब्द सीमा या समय सीमा नहीं होती, जबकि नाटक निश्चित समय सीमा में बंधा हुआ होता है। प्रश्न क्रमांक 6, नाटक लेखन और कहानी लेखन में क्या समानता है? अब हम इस पर बात करते हैं। नाटक और कहानी दोनों में ही कथानक महत्वपूर्ण होता है। तो कथानक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पात्रों की योजना दोनों के लिए ही आवश्यक है। संवाद के माध्यम से कहानी और नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। हमें जब आपसी उनकी हम डायलॉग सुनते हैं तभी पता चलता है कि ये नायक है और ये खलनायक है, ये अच्छे काम कर रहा है, ये बुरे काम कर रहा है। ये संवाद से हमें पता चलता है। तो चरित्र चित्रण दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोनों ही साहित्य की एक आकर्षक विधाएं हैं। इस तरह नाटक लेखन और कहानी लेखन में यही समानताएं हैं। सभी विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगी कि नाटक लेखन और कहानी लेखन को लेकर वे काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में पूछे गए हैं उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप ये सभी प्रश्न आपके काम आने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब आप इसके उत्तर बड़े आराम से लिख पाओगे। इससे अधिक नाटक और कहानी लेखन से संबंधित आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।